जैसे मोहम्मद, जिसका अर्थ है मोहम्मद की सेना, एक पाकिस्तान आधारित इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसकी स्थापना सन 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने की थी। यह संगठन मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने और उसे पाकिस्तान से मिलाने के उद्देश्य से सक्रिय है। जैसे मोहम्मद को डिफरेंट कंट्रीज जिसमें भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन ने इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया। यह संगठन अपनी हिंसक गतिविधियों, विशेष रूप से भारत में किए गए आतंकवादी हमलों के लिए कुख्यात है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक मौलाना ने एक आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की स्थापना की और उस आतंकी संगठन से कैसे उसने लाखों लोगों की जान ली और वो कैसे अपने संगठन के जरिए भारत को हमेशा चोट पहुंचाना और तोड़ना चाहता है। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मोहम्मद की स्थापना 31 जनवरी सन 2000 को कराची, पाकिस्तान में हुई थी। इसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर एक कट्टरपंथी इस्लामी विद्वान और पूर्व हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य था। मसूद अजहर को 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में गिरफ्तार किया था, लेकिन 1999 में इंडियन एयरलाइंस उड़ान IC 814 के अपहरण के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इस अपहरण में आतंकवादियों ने 155 यात्रियों की रिहाई के बदले मसूद अजहर और अन्य आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। रिहाई के बाद अजहर ने पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद की स्थापना की, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और अल कायदा जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त है। जैसे मोहम्मद का गठन हरकत उल मुजाहिदीन से अलग होने के बाद हुआ, जब अजहर ने अपने पूर्व संगठन से अलग होकर एक नया समूह बनाया। इस संगठन ने साउथ एशिया में जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के साथ गठजोड़ किया। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में स्थित है, जहां जामिया मस्जिद, सुभान अल्लाह परिसर में भर्ती परीक्षण और वैचारिक प्रचार किया जाता है। जैसे मोहम्मद का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और इसे पाकिस्तान में मिलाना है, जिसे वो शरिया कानून के तहत लागू करना चाहता है। संगठन की विचारधारा देवबंदी इस्लाम पर आधारित है, जो एक कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी विचारधारा है। यह संगठन भारत को काफिरों यानी गैर मुसलमानों का देश मानता है और कश्मीर को भारत से मुक्त करने के लिए जिहाद को वैध ठहराता है। इसके अलावा जैसे मोहम्मद का लक्ष्य पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय को मुक्त करना और भारत के खिलाफ गजबा-ए-हिंद छेड़ना है। संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मघाती हमले, बम विस्फोटों और सशस्त्र हमलों जैसे हिंसक तरीकों को अपनाया है। यह न केवल भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी सक्रिय रहा है, जहां इसने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिकी और गठबंधन बलों के खिलाफ हमले किए। जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें मसूद अजहर इस ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया के रूप में कार्य करता है। अन्य प्रमुख नेताओं में अब्दुल अजहर मसूद का बड़ा भाई, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर मुख्य लॉन्च कमांडर और शाहनवाज खान एक जिहादी शामिल है। संगठन के पास पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई सेंटर है, जहां भर्ती किए गए युवाओं को ब्रेन वॉश करके इस्लाम के लिए जिहाद करने, जिसमें मासूम लोगों को इस्लाम के नाम पर जान से मार देना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मोहम्मद को फाइनेंस फंडिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होता है, जिसमें पाकिस्तान की ISI, अल कायदा और अन्य जिहादी संगठनों से मनी फंडिंग शामिल है। इसके अलावा संगठन अल रहमत ट्रस्ट और अन्य चैरिटी संगठनों के माध्यम से पैसे इकट्ठा करता है, जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हवाला नेटवर्क के माध्यम से भी इन्हें मनी फंडिंग किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी हमले करना। जैसे मोहम्मद ने भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों पर अंजाम दिया है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, जम्मू और कश्मीर विधानसभा हमला 2001। अक्टूबर 2001 में जैसे मोहम्मद ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 38 लोग मारे गए। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव को बढ़ा दिया। दूसरा, भारतीय संसद हमला 2001। 13 दिसंबर 2001 को जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादियों ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया। इस हमले में 14 लोग मारे गए, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला दिया। तीसरा, पठानकोट वायुसेना बेस हमला 2016। जनवरी 2016 में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस पर हमला किया, जिसमें 7 लोग मारे गए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।
चौथा उड़ी हमला 2016। सितंबर 2016 में जैश ए मोहम्मद ने जम्मू और कश्मीर के उड़ी में भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला किया, जिससे 19 सैनिक मारे गए। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। पांचवा पुलवामा हमला 2019। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद ने जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती बम हमले को अंजाम दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। इस मामले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले की। और छठा हमला जो है वो इस संगठन ने हाल ही में किया है, पहलगांव हमला 2025। अप्रैल 2025 में पहलगांव घाटी में आतंकवादी हमले ने 26 नागरिक, मुख्य रूप से हिंदू पर्यटक मारे गए। भारतीय अधिकारियों ने इस हमले के लिए जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव के पास बैसन घाटी में एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ, जिसने पूरे भारत को झकझोर करा। इस हमले में 26 से 28 पर्यटकों की जान गई। इनमें से अधिकांश हिंदू थे और 17 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सबसे घातकी हमला था। हमलावरों ने पर्यटकों से उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया, जिससे इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय चिंता को बढ़ा दिया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली, जो पाकिस्तान अधिकृत आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने जैश ए मोहम्मद को भी इस हमले से जोड़ा। हमला 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:45 पर बैसन घाटी में हुआ, तो पहलगांव शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। बैसन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यह स्थान पैदल या घोड़े की सवारी से ही पहुंचा जा सकता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह पर्यटकों के भी बहुत लोकप्रिय है। अब बात करते हैं हमले के स्वरूप पर। हमले में 5 से 6 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें से 4 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी थे। ये आतंकी सैन्य शैली की वर्दी में थे और उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने एक सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिससे उन्हें पहले पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा, फिर हिंदू पर्यटकों को चुन चुनकर गोली मार दी। इस हमले में 45 पर्यटकों के समूह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें से 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और नेपाल के पर्यटक शामिल थे। हमले के दौरान एक पर्यटक ऋषि, जो जिप लाइन पे था, इस भयावह मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसने बताया कि आतंकियों ने 6 फुट की दूरी से 2 लोगों को जानबूझकर गोली मार दी। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी, एक महिला, ने बताया कि आतंकियों ने कपड़े उतरवाकर उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि की, फिर गोली मार दी। एक स्थानीय मुस्लिम घुड़सवार सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और एक आतंकी ने बंदूक छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसे गोली मार दी गई। आतंकियों ने घने जंगलों और इलाकों की ज्योग्राफिकल कठिनाइयों का फायदा उठाया। खुफिया जानकारी के अनुसार ये अनक्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग कर रहे थे, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो गया। सुरक्षा बलों को संदेह था कि उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। पहलगांव हमला जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के लंबे इतिहास का हिस्सा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में जनसंख्यीय परिवर्तनों और गैर स्थानीय लोगों को आगमन के खिलाफ कुछ आतंकी संगठनों ने हिंसक अभियान शुरू किए। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली, ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर में गैर स्थानीय बस्तियों के खिलाफ था। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद को इस हमले का मास्टरमाइंड माना। जैश, जिसकी स्थापना 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने की थी, पहले भी कई बड़े बड़े हमले कर चुका है, जैसे कि 2001 का संसद हमला, 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला। इस हमले से ठीक पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीर मुनीर ने एक भाषण में कश्मीर को पाकिस्तान का जीवन रेखा बताया और हिंदुओं को मुसलमानों से पूरी तरह अलग कराया, जिसे भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों को उकसाने वाला बयान माना। भारतीय जांच एजेंसियों ने इस हमले में जैश ए मोहम्मद की भूमिका की पुष्टि की। जैश का मुख्यालय पाकिस्तान में बहावलपुर में है और इसे ISI का समर्थन प्राप्त। हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकी आदिल धोकर और आसिफ को जैश से ट्रेनिंग प्राप्त होने की बात सामने आई। अब बात करते हैं इस पर पाकिस्तान की भूमिका की। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया। खुफिया इनपुट्स के अनुसार हमले में शामिल 4 पाकिस्तानी आतंकी थे और ISI ने उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया। एक महाराष्ट्र के व्यक्ति ने दावा किया कि हमले से एक दिन पहले एक संदिग्ध आतंकी ने उनसे पूछा, हिंदू हो क्या? कश्मीर से तो नहीं लगते। यह संकेत देता है कि हमला सुनियोजित था और धर्म पर आधारित था। इस हमले के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया आई।
पहलगाम हमले ने भारत में आक्रोश पैदा किया और सरकार ने तुरंत और कठोर कार्रवाई की। पहला ऑपरेशन सिंदूर। हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 आतंकियों ठिकानों को नष्ट किया गया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की तस्वीर और विवरण एक बुकलेट में जारी किया, जिसमें सीमा पर गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन्स और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दृश्य शामिल था। दूसरा कूटनीतिक कदम। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द करना। भारत ने इस समझौता से पीछे हटने का फैसला किया। दूसरा, अटारी सीमा बंद करना। सुरक्षा कारणों से यह सीमा बंद कर दी गई। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा रद्द किया। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायुक्त की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के अपने राजनीतिक कर्मचारियों की संख्या कम करने को कहा। 16, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध। इन चैनलों पर भड़काऊ और गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप था। तीसरा, सुरक्षा उपाय। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्ध केस जारी किए और इलाकों को घेर लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हमले की गहन जांच शुरू कर दी। चौथा, राजनीतिक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक बुलाई। इसमें हमले को पाकिस्तान से जोड़ा गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने 28 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया और इस हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव। जैश ए मोहम्मद के हमलों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बार बार बढ़ाया। 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे घटनाओं ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला दिया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर जैश को समर्थन देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर 2025 जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान के आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बना, लेकिन इनसे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार भारत और पाकिस्तान से संयम रखने की अपील की। जैश ए मोहम्मद को 2001 में अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया और 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तान ने 2002 में जैश पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन कई रिपोर्टों के अनुसार संगठन अभी भी खुले तौर पर पाकिस्तान में काम करता है। 2025 तक जैश ए मोहम्मद भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बना हुआ है। हाल के वर्षों में संगठन ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी संगठनों जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपुल्स एंटी फ्रांसिस फ्रंट यानी PAFF का उपयोग किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में जैश के कई मॉड्यूल को नष्ट किया है और इनके आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया। जैश ए मोहम्मद एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिससे भारत में कई घातक हमले को अंजाम दिया है। इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसने भारत पाकिस्तान संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बना होगा। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि इसकी आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। तो ये था जैश ए मोहम्मद का पूरा लेखा जोखा, कैसे वो आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर भारत को समय समय पर चोट पहुंचाता रहा है। इस बार भारत सरकार ने भी उसके भाइयों को 72 बुरों के पास पहुंचा दिया है स्ट्राइक करके। तो हमें आगे देखना होगा कि जैश ने सबक सीखा है या वो फिर हमला करता है, लेकिन अब हम भी तैयार है। ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। ये थी पूरी कहानी जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।